हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोर्ट जो पियोन का एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च शिफ्ट 1 में, उसके कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कुछ। कुछ इसमें क्या है? सर्वनाम है। दिखना वर्ब हो जाएगा, अंधेरा सर्वनाम नहीं है, कमरा संज्ञा है। कुछ कौन सा सर्वनाम है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आंसर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर भी होगा अनिश्चयवाचक। क्यों? यहाँ पे जो कोई है ये अनिश्चित है, कौन आया है ये नहीं पता है, बस कोई आया था इतना ही पता है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेह का विशेषण क्या होगा? तो संदेह का जो विशेषण होगा वो होगा संदिग्ध। संदेह संज्ञा है और इसका विशेषण रूप संदिग्ध होता है, जैसे संदिग्ध व्यक्ति। चौथा, इनमें से खेलना शब्द किस विशेषण से बना है? तो इसका आंसर होगा खेलना क्रिया से बना विशेषण खिलाड़ी है, जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है। तो आंसर होगा 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो इसका आंसर होगा लोटा। लोटा एक देशज शब्द है जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं है और यह स्थानीय बोलियों से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? तो इसका आंसर होगा विद्यालय। विद्यालय का जो संधि विच्छेद होगा वो विद्या जोड़ आलय। यह दो सार्थक शब्दों के मेल से बना है, इसलिए यह यौगिक शब्द है। विद्या सार्थक शब्द है और आलय मतलब निवास होता है, घर, ये भी एक सार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश 7 से 10 के लिए निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों में से हमें चुनना है। 7वां क्वेश्चन है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके हम उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो या जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात को क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम अपवाद कहते हैं। जो बात सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अपवाद, इंग्लिश में इसे एक्सेप्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। दुर्लभ मतलब ये दो शब्दों से बना है, दु प्लस लभ। दु का मतलब होता है कठिन और लभ का मतलब प्राप्त करना, अर्थात जो कठिनाई से मिले तो उसे दुर्लभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, तो इसका आंसर होगा अवर्णनीय। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो इसका आंसर होगा नेता। नेता पुल्लिंग शब्द है जिसका स्त्रीलिंग नेत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने किस कारक की विभक्ति है? तो इसका आंसर होगा कर्ता कारक की विभक्ति है। आपको याद होगा कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाला जो लाइन है, तो यहाँ पे जैसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ पे जो ने है ये कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर होगा संप्रदान कारक। जहाँ किसी के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल खाली स्थान का अद्भुत नमूना है, हमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसका आंसर होगा स्थापत्य कला। ताजमहल भवन निर्माण कला यानी कि स्थापत्य कला, जिसे इंग्लिश में आर्किटेक्चर बोलते हैं, का अद्भुत नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने खाली स्थान से देशभक्ति का संकल्प लिया। तो इसका आंसर होगा दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन के साथ संकल्प लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो जो शुद्ध होगा उसका चयन करना है। तो यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी है वो है दीर्घायु, जिसका अर्थ होता है लंबी आयु वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें शुद्ध वर्तनी का चुनना है, तो ये होता है अध्ययन। अध्ययन यानी कि स्टडी इंग्लिश में। तो अध्ययन 2 यह होता है, याद रखना है। कुछ लोग इसको मार देंगे, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद हमें करना है। तो यह गुण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा महा जोड़ उत्सव महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक
यह यण संधि का उदाहरण है। यण, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, तो इसका आंसर होगा 19 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त समास चुनना है हमें। तो मृगनयन कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा बी, कर्मधारय समास। मृग के समान नयन को मृगनयन कहते हैं। मृग के समान नयन को मृगनयन कहते हैं। यहाँ मृग उपमान है और नयन उपमेय है, अतः कर्मधारय समास इसे हम कहेंगे मृगनयन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलांबर। तो नीलांबर भी कर्मधारय समास है। इसका क्या होता है समास विग्रह? नीला है जो अंबर, नीलांबर। यहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध है। कुछ संदर्भों में यह बहुब्रीहि भी होता है, पर विकल्प के अनुसार कर्मधारय मेरे ख्याल से सटीक होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुब्रीहि नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से हमें करना है, उल्टा हमें चुनना है। अस्त का उदय, सूर्य अस्त होता है और उदय होता है। उदय का मतलब राइज और अस्त का मतलब सेट। कृत्रिम, कृत्रिम का हमें विपरीत चुनना है। कृत्रिम का मतलब मैन मेड, आर्टिफिशियल जिसे हम बोलते हैं, और प्राकृतिक का नेचुरल, कुदरती इसे बोलते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन उनके दिए गए विकल्पों में से चुनिए। माँ का हमें पर्यायवाची देखना है, तो इसका आंसर होगा प्रसु। प्रसु माँ का पर्यायवाची है। सुधी और मनीषी ये विद्वान के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण, हमें इसका पर्यायवाची देखना है, तो इसका आंसर होगा मरीचि। मरीचि किरण का पर्यायवाची है। अनल का मतलब होता है आग और मृगांक का मतलब होता है चंद्रमा, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। तो हमें संकल्प में कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है? तो संकल्प का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सम जोड़ कल्प, संकल्प। अतः उपसर्ग जो है यहाँ पे सम लगा है, कल्प में क्या लगा है? सम, तो आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यागत। अभ्यागत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ये होगा अभि जोड़ आगत। इसमें अभी क्या लगा है? उपसर्ग लगा है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। आंशिक, तो आंशिक में आंशिक का जब विच्छेद करेंगे तो होगा ये अंश जोड़ इक। यहाँ पे जो अंश है मूल शब्द है और इक क्या है? प्रत्यय है, तो आंसर क्या होगा? इक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम। अंतिम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा अंत जोड़ इम, इसमें इम प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों निर्देश 30 से 31 के लिए लोकोक्तियों का अर्थ उनके दिए गए विकल्पों में से हमें चुनना है। तो एक आँख ना भाना, इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल अच्छा न लगना। एक आँख ना भाना का जरा भी किसी को पसंद नहीं आना, उसको बोलते हैं बिल्कुल अच्छा न लगना, एक आँख ना आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल पसीजना, यानी कि किसी पे दया आ जाना। दिल पसीजना का अर्थ है मन में करुणा या दया का भाव उत्पन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से कौन सा संज्ञा होगा? तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रयागराज एक विशेष स्थान का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा जो होगा वो होगा अमीरी। अमीर क्या है? ये विशेषण है। जैसे आप अमीर हैं तो ये आपकी विशेषता बता रहा है। वह भिक्षुक है, यह उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। मैं गरीब हूँ, ये मेरी विशेषता बता रहा है। लेकिन अमीरी ये एक भाववाचक संज्ञा है, यह एक अवस्था का नाम है, न कि किसी विशेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के अशुद्ध भाग को दिए गए विकल्पों में से हमें चुनना है। पहला है, अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। तो इसमें से कौन सा गलत है, हमें ये चुनना है। तो अपराधी, अपराधी तो बिल्कुल सही है, लेकिन निरपराधी नहीं होता है, यहाँ पे होगा निरपराध। निरपराध, अपराधी और निरपराध का अंतर करना कठिन है, तो आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा। बी इसके लिए है और ए इसके लिए है, तो हमें बी चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे।
तो हमें इसमें से बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो इसका आंसर होगा सी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आजन्म और पर्यंत दोनों का अर्थ एक ही होता है। या तो आजन्म लिखें या तो जन्म पर्यंत लिखें, एक ही चीज़ को हम दो बार नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी हमारा गलत होगा। अब आते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन है हर डिसेंट एटीट्यूड कंपेंसेट्स ब्लैंक हर शॉर्ट टेम्पर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फोर। हर डिसेंट एटीट्यूड कंपेंसेट्स फॉर हर शॉर्ट टेम्पर। कंपेंसेट फॉर क्या है? एक फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी कोई चीज़ प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो इसका आंसर होगा टू। हमेशा फॉरवर्ड के बाद क्या आता है? टू वर्ड आता है। लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है, लुक फॉरवर्ड टू। ये हमेशा फॉलो किया जाता है नाउन के द्वारा या फिर जीरट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर देन 20 ईयर्स हैव नाउ पास्ट आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पे क्या होगा? सीन्स होगा। मोर देन 20 ईयर्स हैव नाउ पास्ट यानी कि 20 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं जब मैंने पहली फ्लाइट लिया था। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 38 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन इज ब्लाइंड इन वन आई। द करेक्ट ईडियम जो है वो ब्लाइंड इन होता है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ द हेवी रेन द मैच कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना, कैंसल समथिंग दैट वाज प्लान्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें जो सही शब्द है उसको देखना है, जैसे हिंदी में हमने देखा था वैसा ही इंग्लिश में हमें देखना है। 41 में एरोगेंस। एरोगेंस गलत है। इसका आंसर यहाँ पे ARROGANC होता है। अटेंडेंस भी गलत है, ATTENDANC डांस होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे दिया है। अपीयरेंस भी गलत है, ये APPEARANC होता है। अबंडेंस ये सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 41 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, तो कौन सा होगा? लग्जरी गलत है, लग्जरी ये भी गलत है, ये लग्जरी गलत है, ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है पार्टिकुलर के लिए, तो इसका आंसर होता है PARTA पार्टिकुलर। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कैसेट, कैसेट, कैसेट और कैसाट। कौन सा इसमें सही होगा? तो एक्चुअल होता है बी, CASSETTE कैसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें देखना है इसमें कौन सा होगा, तो सबको पता है चूज होता है, CHOOSE, चूज मतलब चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स और प्रोवर्ब्स। टिट फॉर टैट, इसका मतलब क्या होता है? जैसे को तैसा, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। टू डू हार्म एज डन टू यू, उनको नुकसान पहुंचाना जिन्होंने आपको पहुंचाया है, यानी कि बदला लेना, जैसे को तैसा बताना, दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, किसी की बात को ध्यान न देना। तो इसका आंसर होगा टू पे नो हीड। हीड मतलब होता है ध्यान देना, तो पे मतलब देना, किसी को ध्यान न देना क्या होगा? टर्न ए डेफ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 से लेकर 49 तक इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन। यानी कि हमें क्या लिखना है? सिनोनिम्स लिखना है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब क्या होता है? समझदार होना या न्यायपूर्ण होना, इसका मतलब होता है। तो आंसर क्या होगा? डी, वाइज। वाइज मतलब बुद्धिमान यानी समझदार। क्वेश्चन नंबर 49, इसका भी हमें सिनोनिम देखना है। कंडेम, कंडेम करना मतलब किसी की निंदा करना, आलोचना करना होता है। तो यहाँ डिनाउंस का मतलब क्या होगा? आलोचना करना। कमेंड मतलब प्रशंसा करना, कम्प्लीमेंट मतलब ही प्रशंसा करना, अप्रूव मतलब सहमति दिखाना। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, ये लास्ट क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? ओपोजिट देखना है। जुबिलियंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही खुश, प्रसन्न। तो इसका हमें ऑपोजिट क्या होगा? दुखी होगा। दुखी किसका होगा? सॉरोफुल का होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। हैप्पी मतलब खुश, ये इसका सिनोनिम हो गया। एक्साइटेड, उत्तेजित, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। सेलिब्रेटिंग, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। हमें ऑपोजिट देखना है, एंटोनिम।
तो सौरफूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग दिया है हमें 98। यदि पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए हमें क्या दिया है, A अनुपात B दिया है 2:3। हमने 3 संख्याएं मान ली A, B और C, और दूसरा दिया है B अनुपात C बराबर 5:8। तो हम क्या करेंगे, ये B वाले को बराबर कर देंगे क्योंकि B दोनों सेम है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, हम 5 से गुणा कर देंगे। तो A अनुपात B और B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये 15, ये होगा 15 और ये 24। 3 से मैंने इसमें गुणा किया है पूरे में। देखिए B भी सेम हो गया है। अब तो इसको लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C बराबर 10 अनुपात 15 अनुपात 24। हमें तीनों संख्याओं का योग दिया है 98 तक। 4 5 9 2 2 4 यानी कि 49। इसका सम कितना होगा, 49 होगा। 49 यूनिट किसके बराबर होगा, 98 के। तो 1 यूनिट बराबर होगा 49 दूनी 98। हमें निकालना क्या है, दूसरी संख्या कौन है, B 15। तो 15 यूनिट कितने के बराबर होगा, 2 गुने 15 यानी कि 30 के बराबर होगा। तो आंसर हमारा हो गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर एवं एक मोपेड की कीमतों का अनुपात दिया है हमें 9:5। स्कूटर और मोपेड की कीमत का अनुपात दिया है 9:5। यदि एक स्कूटर की कीमत एक मोपेड की कीमत से 4200 रुपये अधिक है तो मोपेड की कीमत ज्ञात करें। देखिए हमें स्कूटर की कीमत दिया है 9 यूनिट, मोपेड की कीमत है 5 यूनिट, और ये कह रहा है कि स्कूटर की कीमत जो है मोपेड की कीमत से 4200 रुपये अधिक है। इस अनुपात में ये कितना अधिक है, 9 - 5 बराबर 4 अधिक है। ये 4 किसके बराबर होना चाहिए, 4200 के बराबर होना चाहिए। कटाएंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4, ये 4 एकम 4, 4 5 20, सॉरी ये 2 जीरो होगा यहाँ पे। तो 1050 हो गया। हमें निकालना क्या है, मोपेड की कीमत। मोपेड की कीमत क्या है, 5 यूनिट है। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 यूनिट बराबर 105, 0 गुने 5, तो 0 हो जाएगा। 50 25 के 5 हासिल 2, 10 25 50 2 52, यानी 5250 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एक योग क्लास में 12 सदस्य थे। 2 सदस्य क्लास छोड़ दिए एवं 4 नए सदस्य शामिल हो गए। यदि सदस्यों की औसत उम्र 4 वर्ष घट गई एवं कुल उम्र 2 वर्ष घट गई तो क्लास की नई औसत उम्र क्या है। देखिए पहले कितने सदस्य थे, टोटल 12 सदस्य थे। तो मान लेते हैं उस समय जो औसत था 12 सदस्यों का x था, तो इसका कुल योगफल कितना होगा, कुल उम्र 12 सदस्यों का 12 × x हो जाता है। ठीक है, गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 12 सदस्य है, A1 से लेके A12 तक है, बट्टे में आप 12 से डिवाइड करेंगे तो औसत हमारा क्या आएगा, x आएगा। अगर पूछे कि A1 से लेके A12 तक का योगफल क्या है तो क्या होगा, 12x होगा। तो हमने 12x यहाँ पे लिख दिया है। अब कह रहा है कि 2 सदस्य क्लास छोड़ दिए हैं और 4 नए सदस्य शामिल हो गए। पहले कितना थे, 12, 2 चले गए, -2 आए कितना, 4, तो टोटल कितना हो गया, 12 4 16 में से 2 गया 14, यानी कि टोटल सदस्य कितने हो गए हैं, अब 14 हो गए हैं। यानी कि और 14 होने के बाद क्या हुआ है कि औसत उम्र 4 वर्ष घट गई है। पहले कितनी थी, x थी, अब घट के जब सदस्य 14 हो गए हैं तो औसत उम्र घट के x - 4 हो गई है। उसके बाद बोल रहा है कि कुल उम्र 2 वर्ष घट गई है। पहले कितनी थी, 12x थी, अब घट के कितनी हो गई, 12x - 2, यानी कि ये 12x - 2, अगर इसका हम कुल उम्र निकालें तो x - 4 गुने 14 होगा। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 12x - 2 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, 14x 14 × 4 = 56, 12x - 2, तो यहाँ से होगा 2x बराबर 54, तो x बराबर 27। हमें क्या निकालना है, क्लास की नई औसत उम्र। x क्या है, ये पुराना वाला है, नया वाला कितने हैं, 14 लोग हैं, तो x - 4 हो गया था। तो 27 में से हम क्या करेंगे, 4 घटा देंगे तो बचेगा कितना हमारा, 23। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत उम्र 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत उम्र कितनी है। शादी के समय एक औरत उसके पति की औसत उम्र 23 वर्ष थी। तो मान लेते हैं औरत वुमन के लिए W और हस्बैंड के लिए मेल है तो M मान लेते हैं। इन दोनों का औसत निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, बराबर कितना था, 23 था। तो इन दोनों का योगफल कितना होगा, ये हो जाएगा 23 दूनी 46।
अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, शादी के 5 साल हो गए हैं और उनके पास 1 साल का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत उम्र कितनी है? सारे परिवार से मतलब क्या है कि अब 3 लोग हैं। पहले वुमन मतलब पत्नी, पति और अब एक बच्चा है, तो यानी वुमन प्लस W प्लस M प्लस चाइल्ड बटे 3 हमें निकालना है। कब निकालना है? 5 वर्ष बाद निकालना है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद वुमन की आयु क्या होगी? वुमन प्लस 5 मतलब पत्नी की आयु, और मर्द की जो पति है उसका आयु क्या होगा? M प्लस 5, और जो बच्चा है वो कितने साल का है? 5 साल बाद 1 साल का है। 5 साल बाद वो 1 साल का बच्चा उन्हें हुआ है, बटे में 3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? W प्लस M, 5 5 10 1 11 बटे में 3। इसका मान हमें दिया है यहाँ पे 46, तो हम 46 यहाँ पे रख देते हैं बटे में 46 प्लस 11 बटे में 3, ये हो जाएगा 57 बटे में 3, यानी कि 19 वर्ष क्या हो जाएगा? औसत उम्र हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा? तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। P क्या है? मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, R दर है, T समय है। ठीक है, हमें क्या करना है? ब्याज मूलधन के बराबर, साधारण ब्याज किस दर से दुगना हो जाएगा? कोई धन दुगना होने का मतलब क्या है कि ब्याज मूलधन के बराबर हो गया है। समझे आप? जैसे मान लीजिए मूलधन क्या होता है? A बराबर होता है P प्लस ब्याज P प्लस P इंटू R इंटू T/100। प्रश्न में कह रहा है कि जो हमारा कोई धन है वो दुगना हो गया है, यानी A बराबर हो गया है 2P बराबर P प्लस P इंटू R इंटू T/100। तो हम इसको P को इधर लाएंगे तो P बराबर होगा P इंटू R इंटू T/100। P का मान हमें निकालना है, सॉरी P से P कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। दर हमें निकालना है, समय दिया है 8 वर्ष बटे में 100, तो R बराबर क्या होगा? 100 बटे 8, तो ये होगा 12 8 96, 5 40, 12.5%, यानी कि ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? सेम तरीका है जो हमने अभी अपनाया कि साधारण ब्याज से कोई धन दुगना होगा, इसका मतलब है कि उसका जो ब्याज है मूलधन के बराबर हो गया है। ठीक है, तो 20 वर्ष में तो हमें समय मिल गया T कितना? 20 वर्ष। R निकाल लेंगे हम यहाँ से, प्रिंसिपल अमाउंट पता नहीं है, मान लेते हैं P, और हमारा जो दर दिया है वो कितना होगा? P होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने इस प्रश्न में दिखाया ये P के बराबर आ जाता है। PRT बराबर क्या है? P आया है। तो अब यहाँ से लिखेंगे P बराबर PRT/100, P से P कैंसिल हो जाएगा। 1 बराबर R कितना दिया है? निकालना है, T दिया है 20 बटे में 100, तो यहाँ से हमें R क्या मिला? 5%। 20 एकम 20, 20 पचे 100, R 5% मिल गया। अब कह रहा है कि इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? यानी कि धन तिगुना तब होगा जब मूलधन P हो और इसमें जो ब्याज जुड़ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जुड़ रहा है, वो 2P के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब नया इंटरेस्ट जो है SI बराबर क्या होगा? P इंटू R इंटू T/100। ये किसके बराबर होगा? 2P के होगा। P इंटू R 5 है, T समय निकालना है बटे में 100, P से P कैंसिल, 5 20 से 100, तो X बराबर क्या होगा? 20 दूनी 40, यानी 40 वर्ष लगेगा तिगुना होने में। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 60% घटा दिया जाता है, यदि शेष में से 15% और घटा दिया जाता है तब अंतिम परिणाम 1428 होता है, तो मूल संख्या बताइए। मान लेते हैं मूल संख्या क्या है? X है। ठीक है, X में से X का 60% घटा देंगे तो बचेगा कितना? 40%। 40% को 40/100 लिख सकते हैं, गुणे, अब कह रहा है कि जो आया है हमारा इसमें से भी हमने 15% घटा दिया तो बचेगा कितना? 85% बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं गुणे 85/100। अब ये 15% घटाने के बाद हमें कितना बचा है? 1428, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1428 के। अब यहाँ से घटाते हैं, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 5 एकम 5, 17 पचे 85, 17 से कटाते हैं, ये कितना हो जाएगा? 17 8 है, ये 36 से इसमें बचेगा 6, फिर 6 पर 8, 17 चौके 68, तो 84, फिर ये 2 कटेगा, 42 दूनी 84, तो X बराबर क्या होगा? 42, और यहाँ पे जो 100 है ये मिल के हो जाएगा 4200
हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं, बचे हुए का 50% अंग्रेजी में है तथा बचे हुए का 30% फ्रेंच में है। शेष 6300 किताबें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं, तो पुस्तकालय में किताबों की कुल कितनी संख्या है? तो मान लेते हैं पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या है टी, ठीक है। इसमें से 20% किताबें हिंदी के हैं, तो हिंदी की अगर हटा देंगे तो बचेगा कितना हमारे पास? 80% बचेगा किताब, गुणे फिर जो बचा हुआ है बोल रहा है उसका 50% अंग्रेजी है, तो बचा कितना? 50% बचा। 100 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा? 50, गुणे अब बोल रहा है कि अब जो हमारे पास किताब आया है उसके बचे हुए का 30% क्या है? फ्रेंच है, यानी कि बाकी का कितना बचा? 70%, तो 70/100 ये किसके बराबर है? ये 6300 के बराबर होगा, जो कि क्षेत्रीय भाषाओं में है। यहाँ से हम क्या करेंगे? टी निकालेंगे कटा करके, 1 2 3, 1 2 3 से 0 ख़त्म, फिर ये 7 9 63 900 बार, फिर ये 5 दूनी 10, 2 8 2 चौके 8, फिर इसको घटाएंगे 4 4 दूनी 8, बचे 1 4 दूनी 8, बचेगा 1 4 सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा, तो हो जाएगा ये 4 5 20। तो हमारा कितना हो गया? 225 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22,500 हमारे पास किताबों की संख्या हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता एवं पुत्र की उम्र का योगफल 56 वर्ष है, यानी कि फादर प्लस सन का योगफल जो दिया है 56 वर्ष दिया है। बोल रहा है 4 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। तो 4 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी होगी? a+4, पुत्र की उम्र कितनी होगी? s+4। बोल रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, यानी ये जो पुत्र का उम्र है इसका 3 गुना पिता की उम्र के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो a+4 बराबर ये कितना होगा? 3s + 12। यहाँ से क्या करते हैं? f हटा देते हैं, f बराबर कितना हो जाएगा? 56 - s। इस 56 - s को f जो f का मान है ये इसको यहाँ पर रख देते हैं। 56 - s + 4 बराबर 3s + 12, तो ये कितना हो जाएगा? 3s में से एक s जाके जुड़ जाएगा तो 4s हो जाएगा। 56 4 60, 60 में से 12 जाएगा तो ये होगा 48, 48 बराबर 4s, तो s बराबर कितना हो गया? 12 वर्ष, यानी कि पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो है 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता तथा उसके पुत्र की उम्र का अनुपात 17:7 है, यानी फादर और सन का जो अनुपात है उम्र का 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था, तो 6 वर्ष पूर्व कितना था? 3:1 था। कितने वर्ष पूर्व दिया है? 6 वर्ष, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6, यहाँ पे लिख देंगे 6, फिर क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, तो 17 एकम 17 और 17 21, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 36 18 - 6, ये हम मॉडुलस ले लेते हैं, इसका चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो 21 17 में से 21 गया तो ये 4 बचेगा, और ये 18 में से 6 गया तो 12, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर। हमें क्या निकालना है कि पिता की वर्तमान उम्र कितनी है? तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी है? 17 यूनिट, तो 17 बराबर कितना होगा? 3 × 17, यानी कि 51 वर्ष। इसका दूसरा तरीका भी है, ये शॉर्ट था तो मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 10 रुपये में 11 केले की दर से केले खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 केले की दर से बेचता है, तो लड़के को हुए लाभ का प्रतिशत क्या है? इस प्रश्न को बनाने के बहुत से तरीके हैं, तो मैं बेसिक तरीका से इसको बनाता हूँ। 11 केले कितने रुपये में बेचा है? 10 रुपये में। 11 केले को बेचा है इसने, खरीदा है इसने 10 रुपये में। तो अगर एक केले का हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो कितना होगा? 10/11 रुपये, यानी एक केले का जो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 10/11 है। अब दूसरा देखिए, ये 10 केले बेचता है 11 रुपये में, यानी 10 केले का जो विक्रय मूल्य है वो है 11 रुपये, तो एक केले का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा? 11/10 होगा। अब क्या निकालना है हमें? लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुने 100 होता है। सेलिंग प्राइस क्या है? 11/10 है। क्रय मूल्य क्या है? 10/11 है। नीचे क्या होगा? 10/11 × 100। अब क्या करेंगे? ऊपर इसको एलसीएम लेंगे तो ये 11 से ये 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 121,
ये 10 से 10 ये हो जाएगा 100 बटे में ये 10 गुने 11 110 और बटे में क्या है 10 बटे 11 गुने 100। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इसमें से ये 121 में से 100 जाएगा तो बचेगा कितना ऊपर 21, ये वाला नीचे यहाँ पे आ जाएगा और ये 11 ऊपर चला जाएगा। तो 110 गुने 10 गुने 100 गुने 11 हो जाएगा। जो 0 से 2 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, तो बचा कितना 21% हमारा उसको लाभ हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 144 रुपये में अपनी घड़ी बेची और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा कमाया, तो घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है हमें। तो घड़ी का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या दिया है हमें, बेचा, घड़ी बेचा है कितने में 144 रुपये में और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा कमाया है। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है x है, तो मुनाफा कितना होगा वो भी x% हो जाएगा। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, मुनाफा बराबर क्या होगा, ये लाभ प्रतिशत, अभी भी पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य क्या है x बटे में x इंटू 100 होता है। लाभ प्रतिशत कितना है x बराबर ये SP कितना है 144 विक्रय मूल्य माइनस x बटे में x इंटू 100, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 144 माइनस x इंटू 100। इसको क्या करेंगे x बटे 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 100 जब बटे में आएगा तो x स्क्वायर बाई 100 होगा और इसको हमने लिख दिया है x बाई 10 का होल स्क्वायर बराबर 144 माइनस x। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, लेकिन उतना समय अगर आपके पास नहीं है तो ऑप्शन रख के देखें। पहला ऑप्शन से शुरू करें, मान लेते हैं 80 रखते हैं, यहाँ पे हम x का मान 80 रखेंगे तो कितना होगा 144 माइनस 80 बराबर ये हो जाएगा 64। यहाँ पे रख के देखें तो 80 गुने 80 बटे में 10 का होल स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, 8 8 64, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दिया है, बी तथा सी मिलकर इसे सी भी दिया है। ए प्लस बी मिलके काम किया है एक बार और बी प्लस सी मिलके काम किया है, तथा यहाँ पे सी प्लस ए छूट गया है। सी प्लस ए मिलकर इसे 15 दिनों में समाप्त करते हैं। इसको इधर लाते हैं ताकि आसानी हो हमें, ए बी सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ये डेज हो गया, ये एफिशिएंसी हो गया। ये बनाने का तरीका है जो मैं अपने चैनल पे इसी तरीके से अपलोड करता हूँ। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम किया है 8 दिन में, बी प्लस सी ने इसे काम कितने दिन में किया है 12 दिन में, तथा सी प्लस ए ने मिलकर काम किया है 15 दिन में। 8 12 15 का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 120, यानी 120 यूनिट हमारे पास काम करने के लिए है। ठीक है, अब 120 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 8 120 से ये एफिशिएंसी निकल गया। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहे हैं ए प्लस बी मिलके। उसी तरह 120 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, 120 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, तो अब इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 10 25 8 33, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 33/2 इनका एफिशिएंसी है एक दिन का। हमें निकालना किसका किसका है, c अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो c निकालने के लिए क्या करेंगे हम, a प्लस बी को घटा देंगे इसमें से। तो a प्लस बी का कितना है 15 है, तो c बराबर कितना होगा 33/2 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 3/2, यानी कि c एक दिन में 3/2 काम करता है। टोटल काम कितना करना है 120, तो 120 बटे में 3/2, 3 चौके 12 40, तो ये बटे में वाला ऊपर जाएगा तो 40 दूनी कितना हो जाएगा 80 दिन, यानी कि आंसर हमारा कितना होगा 80 दिन। ये बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रकम में उसका 7वां हिस्सा और मिला दिया जाए तो कुल 40 रुपये प्राप्त होते हैं, तो रकम क्या है। मान लेते हैं वो रकम x है। अब इस x में क्या करना है, इस x का 7वां हिस्सा और मिला देना है, यानी x का 7वां हिस्सा यानी 1/7 मिला दिया तो कितना हो गया, ये 40 रुपये के बराबर हो गया है। अब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ये 7x प्लस x बराबर 40, तो ये हो जाएगा 8x/7 इज इक्वल टू 40, 8 5 40, तो x बराबर कितना हो गया 35, यानी रकम क्या है 35 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है।
इस घोल में कितनी चीनी मिलाया जाए ताकि इसमें चीनी की मात्रा 50% हो जाए। देखिए इसका रेशियो से जो बनाने का तरीका है उसी के द्वारा करते हैं। 40% चीनी का मतलब क्या होता है, 40/100 यानी 20 दूनी 40, 20×5 = 100। यानी कि अगर ये शुगर को चीनी लिख लेते हैं यहाँ पे, और चीनी के अलावा क्या होगा इसमें, पानी होगा, तो वाटर लिख देते हैं। तो चीनी कितना है, 2 है, और टोटल घोल 5 है, तो वाटर कितना होगा, 3 होगा। अब बोल रहा है कि चीनी की मात्रा 50% करनी है, यानी कि शुगर 1 यूनिट और पानी भी 1 यूनिट, यानी 50-50 मतलब 1:1 हो गया। अब बोल रहा है कि इस घोल में चीनी कितनी मिलाया जाए, यानी वाटर को सेम रखना है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2:3 पहले से था, नीचे होगा 3:3। ये वाटर तो बराबर हो गया, क्योंकि वाटर में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। चीनी में छेड़छाड़ किया है तो कितना यूनिट का चेंज आया है, 1 यूनिट का। ये 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ये 3, 2, 5 यूनिट दिया है हमें 300 ग्राम प्रश्न में, तो 1 यूनिट हो जाएगा 60 ग्राम के बराबर, और यही 1 यूनिट का मान निकालना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 ग्राम। दूसरा तरीका ये है कि चूँकि 300 ग्राम में 40% चीनी है, यानी कि 120 ग्राम क्या है, चीनी है। तो 50% चीनी के लिए पानी और चीनी क्या करना होगा, बराबर होना चाहिए। चूँकि पानी कितना है यहाँ पे 60% है, तो 300 का 60% कितना होगा, 180 ग्राम पानी होगा। तो 180 ग्राम पानी करने के लिए चीनी हमें कितना मिलाना होगा, इसमें 180 ग्राम करने के लिए 60 ग्राम मिलाना होगा, तभी दोनों मिलके 50-50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी। इसका देखिए शॉर्ट तरीका क्या है कि मान लेते हैं 650 हमारा 1 सेकेंड के लिए मूलधन है, तो 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये था, फिर 1 साल पैसा ऐसे ही रहा है, और दूसरे अंत में कितना हो गया, 676। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 26, यानी कि वृद्धि कितना है, 26 रुपये। किसके सापेक्ष में, 650 के गुने 100, तो ये हमारा क्या होगा, दर निकल गया। 0 से 0 कैंसिल, 13×5 = 65, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, यानी कि 4% क्या निकल गया, हमारा दर निकल गया। हमें निकालना क्या है, धनराशि निकालनी है। तो आप देखिए प्रश्न में बोला 1 वर्ष के अंत में ये कितना हो गया है, 650 रुपये हो गया। मान लीजिए धनराशि x है, तो इसका 104% कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। क्यों 104, यानी 4% हर साल इंक्रीज कर रहा है। तो इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 छके 24, और ये हो जाएगा 25 चौके 100, 13 दूनी 26, 13×5 = 65, 25 दूनी 50, तो x बराबर 25 × 25 कितना होगा, 625। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 625। इसका और भी लॉन्ग तरीका हो सकता है, लेकिन ये सबसे शॉर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रकम 2 वर्षों में 4840 रुपये तथा 3 वर्षों में 5324 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर की गणना करें। बिल्कुल वही तरीका है। अब देखिए 2 वर्ष में अगर हमें निकालना हो 1 साल का ब्याज, तो क्या बोलेंगे, 1 साल का ब्याज कितना होगा, ये होगा 5324 - 4840। 3 वर्षों में इतना हो गया है, 2 वर्षों में इतना, तो 3 वाले में से 2 का घटाएंगे तो 1 साल का हमें ब्याज मिल जाएगा। तो ये मिल गया कितना हमें, 484 रुपये। तो दर बराबर क्या होता है, 484 बटे में किसके सापेक्ष में हमने निकाला है, इसको 4840 के सापेक्ष में इंटू 100, ये 10 बार में जाएगा, और ये 0 कैंसिल, तो 10% हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x⁴ + 1/x⁴ बराबर 322 हो तो x - 1/x का मान हमें निकालना है। देखिए जब भी इस तरीके का प्रश्न हो तो ये होता है x² + 1/x² बराबर √322 + 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x² + 1/x² बराबर ये 322 + 2 324, 324 का स्क्वायर रूट होता है 18। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें x² + 1/x² - 2 × 1x इसको लिख सकते हैं बराबर 18 - 2, क्योंकि x और x से कैंसिल हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो ये -2 और ये -2 क्या होगा, आपस में कट जाएगा,
तो सेम हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमने संतुलन करने के लिए वैसे कर दिया है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 18 में से 2 गया कितना होगा 16, तो x माइनस 1/x बराबर कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ऑप्शन 68 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी दौड़कर 3 मिनट 10 सेकेंड से तय करता है, जबकि बी इसे 3 मिनट 20 सेकेंड में तय करता है, तो ए बी को कितनी दूरी से हराता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो समय है उसको सेकेंड में बदलेंगे। तो ये 3 ए के लिए जो समय है 3 मिनट यानी 3 गुने 60 प्लस 10, ये कितना हो गया 190 सेकेंड। और बी के लिए कितना है 3 मिनट यानी 3 गुने 60 प्लस 20 सेकेंड, यानी कि ये हो गया 200 सेकेंड। दूरी कितना है टोटल, कुल दूरी है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। देखिए बी की गति अगर हम निकालें, बी का स्पीड निकालें bs बराबर क्या होगा 1000 टोटल डिस्टेंस बाई 200, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10 यानी 5 मीटर पर सेकंड से बी दौड़ रहा है। तो हार का फासला हमें निकालना है। तो ए दौड़ को 190 सेकंड में ख़त्म कर देता है। इसका मतलब है कि दौड़ खत्म होने के समय बी के पास अभी भी 10 सेकंड है। 200 माइनस 190 10 सेकंड है, 10 सेकंड का समय बचा हुआ है। इन बचे हुए 10 सेकंड में बी जितनी दूरी तय करता है वही हार की दूरी कहलाती है। तो हार की दूरी बराबर क्या होगा, हार की दूरी बराबर होगा बी की गति गुने बचा हुआ समय, बराबर बी की गति 5 है, बचा हुआ समय कितना है 10, तो 5 गुने 10 बराबर 50 मीटर से बी हार जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके, यहाँ पे विकर्ण है, दिने नहीं, विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो हमें बताना है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक तो सीधा फार्मूला होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। तो 6 गुने 6 बटे में 2 यानी कि 18 वर्ग मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि एक वर्ग बना लें आप, ये हमारा विकर्ण है, विकर्ण दो वर्ग में दोनों बराबर होते हैं। ये दिया है 6, मान लेते हैं वर्ग का भुजा ए है तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर क्या होता है, वर्ग की क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो 6 स्क्वायर बाई 2 यानी 36/2 बराबर 18 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% 360 के बराबर हो तो उस संख्या के 15% का 155 कितना होगा। किसी संख्या का, मान लेते हैं वो संख्या x है, इसका 40% किसके बराबर दिया है, हमें 360 के बराबर दिया है। 0 से 0 कैंसिल, 4 9 36, तो x बराबर कितना हो गया 900 हो गया। अब बोल रहा है कि उस संख्या के 15% का 155, यहाँ पे 155 नहीं परसेंटेज है, सॉरी टाइप करने में गलत हो गया है। 15% का 15% कितना होगा, तो 900 का 15% का 15% का मतलब होता है गुणा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 15 15 कितना होता है 225, 225 में क्या करेंगे 9 से गुणा करेंगे, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दिन 18 4 22 के 2 हासिल 2, 9 दिन 18 2 20, बट्टे में कितना होगा 100, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 20.25 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा 71 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 और लघुत्तम समापवर्त्य 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM होता है। एक संख्या दिया है 275, दूसरी संख्या मान लेते हैं हम A बराबर क्या होगा HCF कितना दिया 11 गुने लघुत्तम दिया है 7700। अब इसको कटाना होगा, ये 11 बार में जा रहा है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। उसके बाद देखिए इस 77 को 77 गुने 100 लिख सकते हैं, ठीक है, और ये 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो गया 77 गुने 4, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 यानी 308 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.27
पर बार का मान हमें क्या निकालना है। तो इसका तरीका ये होता है कि जितने के ऊपर बार है बटे में क्या आता है उतना ही 9 आता है। तो 2 के ऊपर बार है तो 2 9 ला दिया हमने। फिर क्या करेंगे 127 का 27 लिख लेते हैं और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देते हैं, यानी 127 - 1/99। तो ये हो गया 126/99। इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा 9 11 99, 9 एकम 9, 3 9 चौके 36, यानी कि 14/11 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 40 96 का हमें क्यूब रूट निकालना है। इसका देखिए ऑप्शन से इसको करना होगा, आसानी से हो जाएगा। इसमें से कि एक जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे 6 है, तो 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना होगा 64 होगा। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 है तो ये नहीं होगा। 8 है, 8 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 512 होता है। इसका यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पे 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 6 और ये 6 है, दोनों 6 है तो 6 का क्यूब करते हैं, ये होगा 216। यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो दोनों बराबर आ रहा है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये 26 बहुत बड़ी संख्या है। अब सोचिए 26 को हटाइए, अगर 20 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 8000, जबकि ये तो 4000 ही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, यही होगा। अगर आपको कंफर्म करना है तो इसको गुणा कर लीजिए, 16 गुने 16 गुने 16, 16 16 कितना होता है 256 गुने 16, तो ये हो जाएगा 16 छक्का 96 के 6 हासिल 9, 16 पच्चे 80, 80 9 89 के 9 हासिल 8, 16 दूनी 32 8 40, 4096, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 बटे में क्वेश्चन मार्क गुने 625 बटे में 56 मार्क क्वेश्चन मार्क बराबर 4 दिया है। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के जवाब पे क्या आएगा। 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16, क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 बटे में x बराबर 4, 4 से 4 इसको कटा देते हैं, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 चौके 100 है, तो x बराबर क्या होगा 10, तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मीटर लंबे एवं 12 मीटर चौड़े फर्श पर दरी बिछाने के लिए कितने मीटर दरी चाहिए होगी यदि दरी की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कितने मीटर की दरी चाहिए और उसका चौड़ाई दे दिया है, यानी पूछ क्या रहा है हमसे लंबाई पूछ रहा है। चूँकि ये दोनों मीटर में है तो हम क्या करेंगे इस 75 सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलेंगे, तो 75 बट्टे में क्या होगा 100, 25 3 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4 चौड़ाई दिया है दरी का। तो ठीक है 20 गुने 12 हमें चाहिए, दरी की चौड़ाई दिया है 3/4, लंबाई मान लेते हैं एल है, हमें कितना मीटर चाहिए एल मीटर चाहिए। तो 3 चौके 12 और ये 4 इससे गुना हो जाएगा 4 चौके 16, तो 20 गुने 16, 16 दूनी 32, यानी कि 320 मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयताकार हौज की आंतरिक माप 373, ये 373 नहीं है, ये 1/3 है, 1/3 गुने 12 मीटर गुने 8 मीटर है। इसमें पानी भरा हुआ है, यदि 1 घन मीटर पानी का वजन दिया है 1000 किलोग्राम, तो हौज में कुल पानी का वजन कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हौज का आयतन निकालेंगे घन मीटर में, मीटर ऑलरेडी दिया है तो इसका आयतन कितना होगा 37.1/2 गुने 12 गुने 8, ये हमारा हो गया टोटल आयतन। और 1 घन मीटर क्यूब का वजन दिया है 1000 किलोग्राम, तो इतने घन मीटर का क्या होगा इससे 1000 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ये होगा 17 21 1 22 के 2 हासिल 2 त्रिक 9 2 11/3 गुने 12 गुने 8, 3 चौके 12 हो जाएगा, तो 112 गुने 4 गुने 8, तो क्या करेंगे इसको गुणा कर देते हैं 448 गुने 8, फिर 8 28 64 के 4 हासिल 6 और चौक 32 6 38 के 8 हासिल 3 और चौक 32 3 35, 35 और 84 और इस पर 3 जीरो हम लगा देंगे, इतना किलोग्राम उसका उसमें वजन होगा 35 84 3 जीरो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं जिनका कुल मूल्य दिया है 5000, इनमें से 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है। मान लेते हैं 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है x है और 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है y है। तो x प्लस y बराबर कितना होगा 85 होगा। नोटों की संख्या कितनी दी है 85 दी है और मूल्य कितना दिया है 500, अरे 5000, तो टोटल नोट कितना है x, एक नोट का कीमत है 100 रुपये, तो x नोट का कीमत कितना होगा 100x प्लस एक नोटों की संख्या है y, तो 50 रुपये के नोटों की मूल्य कितना हो जाएगा 50y बराबर 5000। हमें निकालना क्या है 50 रुपये के नोटों की संख्या निकालना है, x को हटाना होगा। ऐसा करते हैं यहाँ से x बराबर 85 माइनस
y लिख लेते हैं और इस x का मान को यहाँ पे रख देते हैं। तो 185 माइनस y प्लस 50 प्लस y बराबर 5000। देखिए 0 0 तो 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन हो रहा है, ठीक है। इसको कटा देते हैं, ये हो जाएगा 850 माइनस 10y प्लस 5y बराबर 500। अब क्या करते हैं, 850 में से 500 जाएगा तो होगा 350 बराबर 10 में से 5 गया 5y, तो y बराबर कितना हो गया 70, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए 78 का ए। कक्षा में 60 छात्र हैं जिनमें से 15% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़की की मासिक फीस 250 रुपये है और प्रत्येक लड़के की मासिक फीस लड़की की फीस से 34% अधिक है। लड़कियों और लड़कों की मिलाकर कुल मासिक फीस कितनी है, हमें ये बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। लड़की की फीस दिया है हमें 250 रुपये, ठीक है, और बोल रहा है लड़का का जो फीस है, एक लड़का का, एक लड़की और एक लड़का का फीस ये होगा 250 प्लस 250 का 34%, क्योंकि बोल रहा है 34% अधिक है 250 से। तो ये देखिए 0 का 0 कटा ही देते हैं, 50 25 5 दूनी 10 17 दूनी 34, तो ये हो गया 250 प्लस 17 25 85 5 25 8 33, 335 रुपये लड़के दे रहे हैं, 250 रुपये लड़की दे रही है। अब कक्षा में टोटल 60 छात्र हैं जिनमें से गर्ल्स यानी कितनी है 15%। 60 का 15 कितना होगा, 60 गुने 15 बट्टे में 100, 15 छक्का 90 बट यानी कि ये हो जाएगा 9 लड़कियाँ। और बॉयज़ कितने हैं, तो 60 में से 9 घटा देंगे तो 51 होगा, यानी 51 लड़के हैं और 9 लड़कियां हैं। अब हमें कुल फीस निकालना है तो क्या करेंगे, इस 9 लड़की में एक लड़की का फीस का गुना कर देंगे, तो 9 गुने 250 प्लस 51 गुने 335, तो 25 नवा 225 और इसका गुणा करना होगा हमें, तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं 51 से, 5 3 3 50 25 के 5 हासिल 2 5 15 2 17 के 7 हासिल 1 5 15 1 16 5 8 10 16 1 17, इसको जोड़ देते हैं 70851, 5 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 17 2 19, 19,335 रुपये आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका 3/4 मान हो जाता है और क्रमशः 1 घटाने पर 1/2 हो जाता है, तो भिन्न का अंश क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, भिन्न मान लेते हैं, x और y है, हम चाहें तो सिर्फ p भी भिन्न मान सकते हैं और बटे में इसको y1 रख सकते हैं, इससे क्वेश्चन क्या होता है आसान हो जाता है। लेकिन चलिए हम इसी तरीके से बनाते हैं, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, हमें निकालना अंश है, ध्यान रखना है x हमें निकालना है, तो जो भी भिन्न आएगा उसके ऊपर का हिस्सा वाला अंश होगा। अब बोल रहा है प्रश्न में कि अंश और हर में अगर एक एक हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 3/4, और दूसरा है कि अंश और हर में जब एक एक घटाते हैं तो ये हो जाता है 1/2। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, ये हो गया 4x प्लस 4 बराबर 3y प्लस 3, तो 4x माइनस 3y बराबर -1 हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखिए 2x माइनस 2 बराबर ये y है, y माइनस 1, तो ये हो गया 2x माइनस y बराबर 1, ठीक है। हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो हम क्या करते हैं y को हटाते हैं, y को हटाने के लिए क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है इसमें, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3y बराबर 3। अब इसको यहाँ पे रखते हैं, 6x माइनस 3y बराबर 3, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -2x और ये कितना हो जाएगा -4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4/2 यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो इसे भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। टोटल 3 नल है ऐसा मान लेते हैं, ए बी और सी जो है वो खाली करने वाला नल है, ए और बी भरने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टाइम लिख लेते हैं और ये एफिशिएंसी, ए 3 घंटे में भर रहा है, बी 4 घंटे में भर रहा है सी का, और सी इसे 2 घंटे में खाली कर रहा है। इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, 3 चौके 12, 4 3 12, 2 छक्के 12,
तो देखिए यदि हम तीनों को साथ में खोलेंगे तो क्या होगा, 4 + 3 - 6 होगा, क्योंकि ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। 7 में 6 गया 1, यानी कि जो 1 यूनिट भरेंगे वो 1 घंटे में भरेंगे। भरना कितना है, 12 यूनिट, तो 12/1 बराबर कितना होगा, 12 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है। मान लेते हैं शहर की दूरी, ये घर है होम उसका और ये शहर है सिटी, इसकी दूरी है d। ठीक है, बोल रहा है कि वापस आने में उसे 1 घंटा अधिक लगा है। तो जब इधर से गया है तो मान लेते हैं टाइम कितना लगा है, t लगा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, चाल गुने चाल मान लेते हैं, उसका चाल दिया है हमें 50 गुने t, चाल गुने समय बराबर डिस्टेंस हो गया। दूसरे केस में जब वही डिस्टेंस d ट्रैवल कर रहा है तो 45 किलोमीटर से ट्रैवल कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, यानी t+1 हो गया। इन दोनों को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं, क्योंकि दोनों d लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो 50t बराबर 45t + 45, मैंने इसे ओपन कर दिया है, तो ये 5t बराबर 45 हो गया, तो t बराबर क्या होगा, 9 हो जाएगा। यानी कि 9 घंटा उसे लग रहे हैं इधर से घर से शहर में जाने में 50 किलोमीटर के हिसाब से। हमें करना क्या है कि रमन के घर से उस शहर की दूरी निकालनी है। तो ये डिस्टेंस बराबर क्या होगा, 50 गुने t, यानी t बराबर 9, यानी 450 किलोमीटर आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध और पानी के एक मिश्रण में 60% दूध तथा शेष पानी है। दूध और पानी के अनुपात को परस्पर बदलने के लिए मूल मिश्रण की मात्रा के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए 60% को हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 20 दूनी 30, 20 3 60, 20 5 100, 3/5 होगा। 3/5 का मतलब क्या है कि 3 दूध है, मिल्क है, और इसमें ये टोटल है, कुल घोल है, कुल मिश्रण है। तो इसमें से 5 में से 3 घटाएंगे तो जो 2 यूनिट बचेगा ये हो जाएगा हमारा क्या, पानी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दूध और ये पानी। दूध कितना यूनिट है, 3 यूनिट, पानी कितना है, 2 यूनिट। अब कह रहा है कि दूध और पानी के अनुपात को परस्पर बदलना है, यानी कि इसको 2 करना है और इसको 3 करना है। तो इस केस में हमें मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, सिर्फ पानी मिलाना है, दूध के बारे में बात नहीं कर रहे, यानी दूध जो पहले 3 यूनिट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 यूनिट होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे और इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 6:4, 6:4, और ये हो जाएगा 6:9। ठीक है, ये वाला यहाँ पे लिखा है और ये वाला यहाँ पे लिखा है। अब देखिए दूध बराबर हो गया है, पानी बस बदला है। अब देखिए 6 4 10 यूनिट किसके बराबर दिया है, हमें बराबर नहीं दिया, परसेंटेज निकालना है, सॉरी। तो पानी में कितना चेंज आया है, 5 का चेंज आया है और पहले, और टोटल कितना था पहले, 10 यूनिट, यानी कि 5/10, यानी कि 1/2। इसका 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50%, यानी कि पानी हमें कितना मिलाना है, 50% मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात यानी CP अनुपात SP हमें दिया है 10:11, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुने 100 बराबर होता है प्रतिशत लाभ। ठीक है, 11 - 10 बटे में 10 गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 में से 11 में से 10 गया 1 गुने 10 बराबर 10% हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए 1 दर्जन है, यानी 12 जब बॉल पेन बेच रहा है तो 4 बॉल पेन के बराबर उसको विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है, यानी कि जो लागत है वो 8 पेन की ही लागत है। ठीक है, तो सीधा हम चाहें तो CP 8 ऊपर लाभ गुने 100 लिख सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर 50% हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मान लेते हैं कि एक बॉल की कीमत जो है CP, एक बॉल की कीमत जो है 1 CP मान लेते हैं, इसको X मान लेते हैं। एक बॉल पेन बराबर X है इसका क्रय मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य मान लेते हैं Y है। तो लाभ कितना दिया है, लाभ दिया है
4y के बराबर, ठीक है। और विक्रय मूल्य SP कितना है, 12y के बराबर। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया है 12y माइनस 4y बराबर 8y हो गया। अब हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ लिखें या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिखें, एक ही बात है, बटे में क्रय मूल्य गुने 100। लाभ हमें कितना दिया है 4y, क्रय मूल्य आया है 8y गुने 100, y से y कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 25 से 50% हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके दूसरे शिफ्ट के सॉल्यूशन से। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।